कक्षा 10 के जो भौतिक विज्ञान का भाग है, जिसमें जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके जो वीडियो बनाए जा रहे थे, उसमें जो पहला वीडियो था हम लोगों ने पढ़ा, उसमें देखा कि उसमें हम लोगों ने बात की कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है वो दर्पण माना जाता है। तो दर्पण हम लोग कैसे बनाते हैं और दर्पण के कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो दर्पण हम लोग कैसे बनाते हैं, तो कांच की एक सतह पर चांदी व रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, तो दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे दर्पण कहते हैं। तो इसमें कांच क्या होता है, कांच जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक प्लेन सरफेस है कांच की, ये हमारी एक प्लेन सरफेस है, ये हमारा कांच हो गया। तो कांच जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं, तो इसकी एक सतह, अब इसकी दो सरफेस हो जाएगी, एक राइट हैंड साइड वाली, ये राइट हैंड साइड वाली सरफेस है, और एक लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस। तो इसकी एक सतह पर हम लोग क्या करते हैं, चांदी और रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। जो आईना होता है जिसको हम लोग डेली घर में यूज करते हैं, आईने पर एक रेडिश कलर का लेप लगा होता है पीछे की तरफ, और वो किसका लगा होता है, चांदी या पारे तथा रेड ऑक्साइड को मिलाकर लगाया जाता है। तो अगर हम इधर लेप लगा देते हैं राइट साइड पर, यहाँ लेप लगा दिया हमने, ये रेडिश कलर का लेप होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है, इधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये दर्पण बनाया जाता है। तो दर्पण जो होता हमारा, जिसे हम लोग दर्पण कहेंगे, तो जो दर्पण होता है, अब वो भी कई प्रकार के बनाए जाते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के दर्पण हमारे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो दर्पण हम लोग जिसका डेली यूज करते हैं वो हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस जब हम टच करेंगे तो क्या होता है, प्लेन होता है, पूरा समतल होता है। कभी भी आप दर्पण को देखेंगे, जो आईना होता है उसको जब टच करेंगे तो उसका जो ये भाग होता है वो क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, समतल होता है, इसीलिए उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो और इसके बाद हम लोगों को जो हमारे कोर्स में पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका सरफेस, सतह जो होती है हल्का सा कर्व होती है, गोलीय होती है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण के कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं वो हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे। दर्पण की जो प्रकार हम लोगों को पढ़ना है, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार से हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला होता है समतल दर्पण, जिसको हम लोग आईना कहते हैं। आईना जो होता है, इसकी सतह जो होती है वो क्या होती है, समतल होती है। तो अभी हम लोगों ने इसका फिगर बनाया था, जैसे ये हमारा एक आयताकार सरफेस है, इसकी एक सतह पर क्या करते हैं हम लोग, लेप लगा देते हैं, तो दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो ये हमारा समतल दर्पण बन जाता है। अब इसमें लेप हम लोग लगाने के लिए चाहे जिधर वाला सरफेस चुन सकते हैं, चाहे राइट हैंड साइड वाला सरफेस चुने तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा, या लेफ्ट हैंड साइड वाला सरफेस चुने तो राइट हैंड साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये हमारा समतल दर्पण होता है। इसी तरह से अब अगर दूसरा प्रकार देखें तो ये हमारा गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसकी सतह गोलीय होती है, अर्थात ये जो हमारा सरफेस होगा, ये जो हमारा दर्पण होगा वो क्या होगा, इस तरह से ये इसकी गोलीय सरफेस हो जाती है, थोड़ा सा कर्व होगा। तो इसमें दो प्रकार हो जाते हैं। दो प्रकार कैसे बनते हैं, अब इस गोलीय सरफेस पे लेप हम किस तरफ लगा रहे हैं, अर्थात अगर हम लेप इधर लगाते हैं, इसमें दो सतह हो जाती हैं, दोनों सतहें अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, तो इधर वाली जो सरफेस है, इधर वाली दाहिने तरफ वाली, वो क्या उभरी हुई है, अगर भीतरी सरफेस की बात करेंगे तो वो धंसी हुई है। तो लेप अगर उभरी हुई सतह पे लगाते हैं तो प्रकाश का परावर्तन हमारा किधर से होता है, धंसी हुई सतह से। तो ये हमारा अलग प्रकार का दर्पण बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण इस तरह से होता है, ये लेप उभरी सतह पर होता है और प्रकाश का परावर्तन धंसी हुई सतह से होता है। इसी तरह से अगर लेप हम लोग धंसी हुई सतह पर करें, ये देखिए धंसी हुई सतह की तरफ लेप करें,
तो ये जो बनाया जा रहा है ये केवल लेप किस साइड है, यानी वो जो कलई की गई है वो किधर है उसको दिखाने के लिए बस बनाया जाता है। तो अगर धंसी हुई सतह पर लेप होता है तो प्रकाश का परावर्तन किधर होगा, हमारा उभरी हुई सतह से होगा। तो अब इसमें दोनों अलग अलग प्रकार के दर्पण बन जाते हैं। तो इसीलिए दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यही जो गोलीय दर्पण है यही हमारे सिलेबस में है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं। तो गोलीय दर्पण ये कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर लेप लगा होता है तथा दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कांच का एक खोखला गोला है। खोखला गोले का अर्थ है जैसे बॉल होती है, टेनिस की बॉल या फुटबॉल होता है हमारा, तो वो एक प्रकार का खोखला गोला होता है। अब इसका हम एक साइड से एक भाग काट लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमने जैसे ये निशान लगा है, यहाँ से अगर इसको काट लिया तो ये हमको इस तरह से मिल जाएगा, इसका एक कटा हुआ भाग इस तरह से मिल जाएगा। और सामने से देखेंगे तो हमको इस तरह से कुछ दिखता है। अगर सामने से देखेंगे आप तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये दिखेगा आपको, ये भाग पूरा 3D भाग होता है। सामने से इस तरह से जैसे बॉल को अगर फूट गई हो तो देखेंगे तो इस तरह से हमको कुछ सरफेस मिलेगी। तो कटे हुए भाग में दो पृष्ठ हो जाते हैं। ये हमारा देख सकते हैं ये उभरा हुआ पृष्ठ होता है, उभरा पृष्ठ, जिसको हम लोग उत्तल सरफेस भी कहते हैं, उत्तल पृष्ठ भी कहते हैं। और जो धसा हुआ पृष्ठ है इधर वाला देखेंगे इधर से तो ये धसा भाग है। धसा हुआ जो पृष्ठ है इसको हम लोग अवतल भाग कहते हैं, अवतल। अब इस पर अगर हम लेप लगाएं तो हमने बताया था कि लेप दोनों सतहों पर हो सकती है, यानी उभरी हुई सतह पर इधर से लेप कर सकते हैं और भीतरी हुई सतह से लेप हम लगा सकते हैं। तो जब हम लेप जो है उभरी हुई सतह पर कर देते हैं, जैसे हमने लेप उभरी हुई उत्तल पृष्ठ पर कर दिया, ये उभरी हुई सतह पर हमने लेप लगा दिया, तो परावर्तन किधर से होगा, धसी हुई सतह से होगा। तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा किस सतह से होगा, धसी हुई सतह से। और उस सतह का नाम क्या है, अवतल सतह। तो जिस सतह से परावर्तन होता है उसी आधार पर दर्पण का नाम रखा जाता है। तो जब अवतल सतह से परावर्तन होता है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। तो इसका नाम क्या हो जाता है, अवतल दर्पण होता है। और अगर हमने लेप जो है धसी हुई सतह पर कर दिया, जैसे ये हमारा दर्पण है, अगर हमने लेप धसी हुई सतह पर कर दिया तो प्रकाश का परावर्तन किधर होगा, उभरी हुई सतह से होगा। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा किधर से होता है, उभरी हुई सतह से। और उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, उभरी हुई सतह को उत्तल। तो इसलिए इस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। ये जो दर्पण हमारा है उत्तल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण को जब हम बनाते हैं तो इस तरह से नहीं बनाते, इसको उलट देते हैं। क्यों, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो प्रकाश माना जाता, प्रकाश किरणें इधर से हम देख रहे हैं तो इधर किधर, ये दाहिनी तरफ से प्रकाश किरण यहाँ आके पड़ रही हैं। तो अभी हम लोग जब प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो किरणें हमेशा बाईं तरफ से आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बाईं तरफ से आ रही किरण है, तो यहाँ भी जब बाईं तरफ से किरण आएगी तो ये इस पृष्ठ से परावर्तन नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दर्पण को उलट देते हैं। तो ये जो दर्पण हमारा बन जाता है, अगर हमने उलट दिया तो यहाँ पर कलई हमारी किधर हो जाती है, देख सकते हैं धसी हुई सतह पर ही लेप लगाया गया है। ये लेप हमारा धसी हुई सतह से है, परावर्तन हमारा किधर से हो जाएगा, उभरी हुई सतह से हो जाएगा। तो हमेशा जो दर्पण हम बनाते हैं हमेशा उत्तल दर्पण इस तरह से बनाया जाता है। उत्तल दर्पण हमारा किस तरह से बनाया जाता है, ये इस तरह से बनाया जाता है। तो ये हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। तो दो प्रकार के दर्पण हो जाते हैं, एक हमारा अवतल दर्पण हो जाता है और एक उत्तल दर्पण हो जाता है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है वो गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तो उसको समझने से पहले
हम लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी हैं उसको पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में जो हमारी पहली परिभाषा है वो है ध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये जो दर्पण है, दर्पण की ये जो सतह है, यानी जितने भाग से परावर्तन होता है, तो अगर हमने पूरे भाग, जितना कटा हुआ भाग है उस पे कलई की है, लेप लगाया है, तो ये पूरे जो सरफेस है इसका जो सबसे बीच वाला बिंदु होगा। जैसे इधर से देखेंगे तो कोई ना कोई एक मिडिल पॉइंट पड़ेगा, ये अवतल दर्पण है। इसी तरह उत्तल दर्पण में देखेंगे तो ये जो परावर्तक सतह है पूरी, इसका कहीं ना कहीं एक मिडिल पॉइंट पड़ेगा। तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल, जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप लोग समझ गए। और ये हमेशा कहां पर होगा, दर्पण पर होगा। तो ये जो ध्रुव हमारा होता है वो इसके परावर्तक सतह का बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बच्चों इसमें दो परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अब यहाँ पर गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात ये जो गोलीय दर्पण था हमारा, हमने क्या किया था, किसी न किसी कांच के खोखले गोले से बनाया था। तो अब यहाँ पर उस गोले को अगर हम कंप्लीट करें तो यहाँ देख सकते हैं उसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा गोले का। तो वो जो केंद्र होता है, जिस गोले से हमने इसको काट करके बनाया है, उसका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी तरह से अगर उत्तल दर्पण की बात करें, ये हम लोग जानते हैं ये कौन सा दर्पण हमारा है, अवतल दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो इस तरह से दर्पण है, तो इधर इसका गोला अगर हम कंप्लीट करें तो ये गोला हमारा ऐसे कंप्लीट होगा। इधर उसका जो केंद्र होगा यहाँ पे इधर पड़ेगा, इधर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि गोला इसका किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो उसका जो केंद्र होगा, किसका केंद्र हो जाएगा, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर ये केंद्र जो होगा, तो यहाँ पर ये गोला चाहे रहे या ना रहे, वक्रता केंद्र हमेशा रहेगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। अब इसको हम मिटा दें तो हमको जब भी बनाना होगा तो यहाँ पर वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा, दर्पण के बाहर हमेशा होगा। जबकि हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है उसका मध्य बिंदु, तो ध्रुव दर्पण पर होगा। इसी तरह इसका भी ध्रुव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाता है ये। तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र को जनरली O से नहीं प्रदर्शित करते, इसको हम लोग जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं ये। तो C क्या है, इसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। अगली जो परिभाषा है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात गोले, ये जो दर्पण हमारा है कांच के जिस खोखले गोले से बनाया गया है उसकी कुछ त्रिज्या रही होगी, तो उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, अब ये गोला था, गोले का केंद्र था, अब केंद्र से, और ये जो दर्पण हमारा है वो क्या था, ये सतह थी गोले की सतह। तो यहां से केंद्र से और इस बिंदु की दूरी, सतह की दूरी ही क्या कहलाती है, केंद्र से गोले के पृष्ठ की जो दूरी होती है वही त्रिज्या होती है। तो ये जो दूरी होगी, अर्थात जिसको हम लोग वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी भी कह सकते हैं, या वक्रता केंद्र से उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक की दूरी कह सकते हैं, सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या कहलाती है, उस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी भी इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं आप लोग लिख सकते हैं, चाहे ये वाली परिभाषा लिखें कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये जो वक्रता त्रिज्या है तो इसे आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। ये जो दूरी होगी इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक चीज और हमें यहाँ ध्यान देनी है कि अगर अवतल दर्पण में देखें तो उसका वक्रता केंद्र किधर पड़ेगा, बाईं तरफ दर्पण के, क्योंकि उसका गोला इधर कंप्लीट होगा। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उसका वक्रता केंद्र किधर पड़ेगा, दाईं तरफ पड़ेगा दर्पण की, क्योंकि उसका गोला किधर कंप्लीट होता है, इधर कंप्लीट होता है। वक्रता त्रिज्या इधर होगी इसकी, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इधर होगी। एक परिभाषा और देख लेते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो किसी भी दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ध्रुव हमारा है और ये वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींची जाएगी, ये। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी तरह से ये दर्पण का ध्रुव है और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी वो क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, ध्रुव क्या होता है दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और दर्पण की मुख्य अक्ष क्या होती है। तो इसमें इन परिभाषाओं को आप लोग नोट करके इसको अच्छे से याद कर लें। इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें हैं, कौन सा बिंदु कहाँ पर है, इसको अच्छे से समझ लें। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है तथा मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अगली जो परिभाषा है, दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी क्या होती है। तो इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये हमारा दर्पण है और ये जो लाइन है P और C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके समांतर, तो समांतर रेखा हम लोग जानते हैं, इसके समांतर जितने भी किरणें रहेंगी परावर्तन के पश्चात, अर्थात जब यहां से चलेंगे दर्पण से परावर्तन होगा, टकराएंगी, टकरा के फिर लौट आएंगी, पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं। अर्थात जितनी भी किरणें होंगी वो जो अब यहाँ बना सकते हैं हम लोग, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है, ये किरणें जो हमारी हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं। जहां समांतर रेखा का अर्थ है कि दूरी क्या हो, हमेशा बराबर हो उससे। तो ये जब टकराएंगी तो टकरा कर परावर्तित होंगी, तो परावर्तित होने के पश्चात ये निश्चित रूप से एक बिंदु से गुजरती हैं और इसी बिंदु से सारी किरणें, जितने भी किरणें समांतर हैं मुख्य अक्ष के, टकराने के बाद इसी बिंदु से होकर जाएंगी। ये फिक्स बिंदु होता है ये। तो ये जो बिंदु होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं उसी को हम दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और किरणें बना ले अगर हम लोग, ये भी समांतर है, यहाँ से दूरी बराबर है तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। और किरणें बनाए, ये दूसरी किरण है समांतर मुख्य अक्ष के, तो ये भी इसी बिंदु से होकर, ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। ये रूल होता है। तो ये हमारा जो बिंदु है
इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं और इस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अर्थात परावर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं अवतल दर्पण में उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसी तरह से अगर उत्तल दर्पण की बात करें, ये हमारा अवतल है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु है। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारे चीजें सेम है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये हमारा मुख्य अक्ष है, बाईं तरफ से हमेशा किरणें डालेंगे दर्पण पे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें टकराने के पश्चात, अब टकराने के पश्चात ये इधर नहीं जाएंगी क्योंकि ये टकराकर इधर ही लौट आएंगी, तो ये टकराने के पश्चात ये बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। ये इस तरह से बाहर की तरफ मुड़ेंगी। ये तो जब बाहर की तरफ मुड़ती हैं तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें कभी आपस में काटेंगे नहीं। तो ये किरणें क्या होती हैं, ये अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये तो एक मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी तरह से और अगर हम किरण बनाएं, ये हमारी किरणें हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरणें जा रही हैं, तो ये किरणें भी ये मुड़ जाती हैं ऐसे। तो ये किरणें जो हमारी होती है पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इस तरह से जाके मिलेंगी। ये तो अब हम देख सकते हैं ये किरणें अथवा किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, थोड़ा सा अलग केस होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ये किरण मिटा दें जो आपतित किरण हमारी है, ये तो ये किरण टकराने के पश्चात वाली किरणें कौन सी हैं, ये सब किरणें टकराने के पश्चात वाली। तो आप देख सकते हैं ये किरणें कहां से आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु से, जैसे लग रहा है यहां से सब किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर टकराने के बजाय एक निश्चित बिंदु की तरफ जा रही हैं। तो ये जो बिंदु होता है इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु। किसके लिए, ये उत्तल दर्पण के लिए है और ये अवतल दर्पण के लिए। तो आप लोग ये फिगर बना सकते हैं, इस फिगर को कंप्लीट कर दें। और मुख्य फोकस बिंदु और मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा पूछी जाती है। तो मुख्य फोकस बिंदु अगर पूछा जाए तो इस तरह से परिभाषा लिखेंगे। अब फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी में जैसे हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखी थी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये दूरी क्या होती थी, वक्रता त्रिज्या होती थी। उसी तरह से दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अर्थात जो ये दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, इसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पी से एफ तक की दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव से ये वाली जो दूरी होगी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। अब यहाँ देख सकते हैं कि फोकस दूरी जो है, फोकस बिंदु हमारा उत्तल दर्पण में दाहिनी तरफ है, फोकस दूरी भी दाहिनी तरफ है। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु बाईं तरफ है और फोकस दूरी भी बाईं तरफ है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो इसकी परिभाषा अगर फोकस दूरी की लिखें हम लोग तो क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बिंदु होता है उसको हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और जो दूरी होती है फोकस दूरी, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं,
दर्पण कैसे बनाया जाता है, उससे संबंधित मुख्य मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ये सब चीजें आप लोग तैयार करिए, उससे संबंधित फिगर को बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि फिगर भी ड्रा करने के लिए आता है।